अच्छा बेटा, ये हम लोग कर रहे हैं स्पेसिमेन पेपर 2023 वाला स्पेसिमेन पेपर जो हमारे पास अभी जो नए सिलेबस के हिसाब से आया था। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखें, इसके सेक्शन 1 को जरा देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई कि आपके पास मार्किंग किस तरीके से होती है 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर, आपको किस तरीके से लेवल्स मिल रहे होते हैं, तो उस हिसाब से हमने वो चीजें देख ली हैं। तो अब आए जरा यहाँ पे देखते हैं। लॉयल्टी एंड कंज्यूमर बिहेवियर लिखा हुआ है। Consumer loyalty can be shown in different ways. It may be through customer reward schemes, यानी कि लॉयल्टी कार्ड वगैरह के हिसाब से आपको लॉयल्टी सिस्टम मिल सकता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास क्या बातें लिखी हुई हैं? दैट ऑफर डिस्काउंट्स बेस्ड ऑन द अमाउंट स्पेंड विद अ स्पेसिफिक रिटेलर। आप एक स्पेसिफिक अमाउंट का खर्चा करोगे तो आपको वहां से एक लॉयल्टी कार्ड मिलेगा, जहां पे आपको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर सकते हैं। इमोशनल लॉयल्टी वेयर कस्टमर्स प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड दैट दे ऑलवेज बाय। बोलता है कि इमोशनल लॉयल्टी कंज्यूमर की वो होती है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड बाय करते हैं। जिस तरह आईफोन हम लोग बाय करते हैं, तो ये हमारे पास एक ब्रांड लॉयल्टी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मोनोपोली लॉयल्टी वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द रिटेलर और ब्रांड। जैसे कि वही एप्पल वाली बात है कि वो एक मोनोपोली क्रिएट करके बैठा हुआ है और हमारे पास एज सच कोई लॉयल्टी वगैरह नहीं है। Supermarkets try to attract customers by using loyalty cards that give promotions and a price reduction to those who have a card. यानी कि अगर मैं आसान लफ्जों में बात करूं तो ये लोग ना कुछ बंदों को डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, कुछ बंदों को डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर रहे। और डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं बंदों को ऑफर कर रहे हैं जिनके पास लॉयल्टी कार्ड है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि आपके जहन में ये बातें आनी चाहिए। हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि लॉयल्टी कार्ड कईयों के पास है, कईयों के पास नहीं है। आगे लिखा हुआ है, द कार्ड्स आल्सो हेल्प द सुपरमार्केट बिल्ड बैरियर्स बिटवीन रिटेलर्स टू गेन अ मार्केटिंग एडवांटेज। बोलता है कि जो रिटेलर्स हैं ये उनके अगेंस्ट भी काम करता है कि वो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना रख सके। When consumers are collecting points towards a particular goal, the loyalty card may hinder free competition and prevent switching between brands. बोलता है कि जब हम लोग लॉयल्टी कार्ड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये हमारे फ्री कंपटीशन को खराब कर सकता है एंड प्रिवेंट स्विचिंग बिटवीन ब्रांड्स। यानी कि मैं सैमसंग पे नहीं जा सकता, मैं एप्पल से सैमसंग पे नहीं जा सकता, ये प्रिवेंट करता है कि आप दूसरे ब्रांड्स पे स्विच नहीं कर सकते। However, sometimes the discounts used by the scheme may be confusing and make it difficult for the consumers to compare prices. बोलता है अक्सर कंफ्यूजिंग होता है और प्राइसेस कंपेयर करने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। There are risks to the retailers too. The loyalty cards require substantial investment to run. One supermarket put the cost at 60 million a year. These costs could well result in the higher prices for the consumers. बोलता है कि जब आपके बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज होगी, जो उसने लिखा हुआ 60 मिलियन से राइज हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्राइस भी राइज होगी भाई। प्राइस भी तो आपको इंक्रीज करनी है ना। तो ये आपके पास पर ईयर एक कॉस्ट इंक्रीज होती है जिससे आपके पास प्राइस इंक्रीज हो रही है। हो सकता है कस्टमर स्विच हो जाए, कहीं और जाना स्टार्ट कर दे। But how do loyalty card schemes fit into the context of the way in which consumer make choices? अब ये choices की बात आ गई तो ये rationality की तरफ क्वेश्चन उठ रहा है। A research report found that in one country where 70% of consumers had a loyalty card, only about 10% were loyal to a particular card. बोलता है कि हमारे पास अगर 70% लोगों के पास लॉयल्टी कार्ड था तो उसमें से सिर्फ 10% लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांड पे फोकस करते थे, बाकी सब लोग घूमते फिरते रहते थे। It has been found that when choosing to buy groceries, consumer look for one-stop shopping 43%, good service 22%, price 18%, the availability of a coffee shop 12%, and help with packing 6%. Loyalty card come below these. अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने एक वो बताया हुआ है, लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न बताया हुआ है कि सर्वे किया होगा फॉर एग्जांपल कि लोग किस चीज पे फोकस करते हैं। जिस तरह हमारे पास वन स्टॉप शॉपिंग है तो हम लोग 43% जो है खर्चा करते हैं, क्या कहते हैं, उसके ऊपर कि हमें एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएं। सर्विस के ऊपर देख रहे होते हैं कि 22% हमें अच्छी सर्विस मिले, 18% हमें प्राइस के हिसाब से लिंक मिले। तो ये कहानी चल रही है। Companies use loyalty cards to gather data on customers and their buying preferences. अच्छा जी, यानी कि ये आपके पास मार्केटिंग वाला आ रहा है, मार्केट रिसर्च वाला गेम आ रहा है। Then they direct future offers to consumer wishes and specific promotions both online and in the mail.
Loyalty schemes are thus sometimes less about loyalty and more about understanding customer wants. वही आपके पास market research वाला game है. The economic model of consumer behavior using indifference curves assumes that consumers conduct research and buy product and services in a rational way. मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि हमारे पास इधर rationality का concept आ रहा है, वही चीज उसने नीचे बता दी है. Many purchases, however, are based on habit. सही है, impulse buying के ऊपर बात हो रही है. And consumer research is imprecise. बेटा याद करो जो मैंने आप लोगों को इसके ड्रॉबैक्स बताए थे थियोरी ऑफ डिमांड के. इम्पल्स बाइंग बताया था, हैबिट बताया था, मजा बताया था कि यार मुझे सिगरेट पी के मजा आता तो मेरी सेटिस्फैक्शन कम नहीं होती उसके लिए. When the consumer has a low involvement in research or a low emotional attachment to the product, there will be little loyalty. बोलता जब आपके पास अटैचमेंट ही नहीं होगी, जब आपके पास क्या कहते हैं लोग साथ ही नहीं होंगे, तो आपके पास इतनी ज्यादा एज सच लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट नहीं. सही है, तो ये आपके पास पूरी कहानी थी. और अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है. सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जरा, बोलता है कि यार what evidence is there in the article to suggest that loyalty cards makes markets imperfectly comparative. बोलता है कि भाई एक बात बताओ, लॉयल्टी कार्ड आपके पास किस तरीके से इम्परफेक्ट कंपटीशन क्रिएट करता है. 4 मार्क का क्वेश्चन. सही है. अच्छा अब यहाँ पे आइएगा जरा. सबसे पहले तो उसने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कि जी हमारे पास ये रहा कि हमारे पास जो लॉयल्टी कार्ड है वो कुछ कस्टमर्स के पास है, कुछ के पास नहीं है. सही है, पहली बात तो प्राइस पे मैं जा रहा हूँ. कुछ कस्टमर्स के पास है, कुछ के पास नहीं है. दूसरा आपके पास मेथड क्या लिखा है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ. एक तो ये हो गया. सही है. दूसरा क्या लिखा हुआ है, बैरियर्स. बैरियर्स क्रिएट करता है, ये भी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का पार्ट है. ठीक है. उसके बाद $60 मिलियन की कॉस्ट जो आपके पास कॉस्ट आ रही है, आपको उससे प्राइस इंक्रीज करना पड़ रहा है और वो भी आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इनिशियल कॉस्ट 60 मिलियन, तो ये भी बैरियर टू एंट्री हो गया. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई थी कि ये लो देखो, जब कंफ्यूजन होगी आपके पास इसका मतलब क्या है, जब कंफ्यूजन होगी इसका मतलब आपके पास क्या है, इम्परफेक्ट नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो 4 मार्क का क्वेश्चन था, आपने ये 4 हाईलाइटेड बातों को बता दिया, आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा. कोई मसले वाली बात तो नहीं है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रिटेलर मे बी इंटरेस्टेड इन द लिंक बिटवीन कंज्यूमर्स लॉयल्टी एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पीईडी को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास नॉलेज वाला पार्ट चला जाएगा ना. आपने सबसे पहले तो पीईडी को डिफाइन कर दिया. ठीक है. आपने जी लॉयल्टी कार्ड्स के बारे में बता दिया कि लॉयल्टी कार्ड हमारे पास क्या होता है. डिफाइन पीईडी लॉयल्टी कार्ड. सही है. आप बोलेंगे डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं लॉयल कस्टमर्स को जो बार बार आपसे सामान परचेज करते हैं, तो हम लोग जो है वो आपको लॉयल्टी कार्ड दे देते हैं. अच्छा अब जब हमारे पास लॉयल्टी कार्ड है, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यार आप लोग ना मुझे महीने की सिर्फ 2,000 रुपया फीस पे करना और मुझसे पढ़ते रहना, यानी कि मैंने आपको अपना एक लॉयल कस्टमर बना दिया कि मैंने आपको बोला कि यार आप तो मुझसे बहुत कम प्राइस में पढ़ रहे हो. तो उससे क्या होगा कि आप किसी और के पास जाओगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली फीस क्या होती है, ज्यादा ही होती है. तो आप लोग किसी और कस्टमर के पास जाएंगे नहीं. तो अगर मैं आपको लॉयल्टी कार्ड दे दूंगा तो उससे आपकी पीईडी क्या बन जाएगी, आपकी पीईडी बन जाएगी लेस देन 1, यानी कि इनइलास्टिक. सही है. तो आप लोग क्योंकि मेरे साथ रहोगे तो आप जो है वो बोलेंगे कि जी हमारे पास आप किसी और के पास जाओगे नहीं. सही है. तो ये लॉयल्टी कार्ड से एक बेनिफिट आपको मिल जाता है. अच्छा अब क्योंकि अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है तो आपको अब वो बताना है कि आपके पास किस तरीके से लिंक बैठता है बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू. इन इलास्टिक क्या बोलता है कि आप प्राइस ज्यादा से बढ़ाएंगे और आपका रेवेन्यू भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. यही चीज बताता है ना आपको इन इलास्टिक. लेकिन फिर इन दी एंड वही बात हमारे पास डिपेंड करती है कि हम लोग 60 मिलियन अ ईयर दे रहे हैं, यानी कि हमारी प्राइसेस ऊपर, कॉस्ट ऊपर नीचे हो रही है. तो अगर बेटा हमारी कॉस्ट ऊपर नीचे होगी तो हमारे पास प्राइस लेवल भी तो ऊपर नीचे होगी ना, तो फिर उससे तो अक्सर हमारे पास रेवेन्यू पे अफेक्ट आ रहा होगा. समझ में आई है बात. तो ये चीज आपने यहाँ पे बतानी है. क्लियर है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, consider whether there is conflicting evidence in the article about the effectiveness of loyalty card which offer price discount.
अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई कि लॉयल्टी कार्ड्स के इसने आसान लफ्जों में बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स पूछे। सही है, अब यहाँ पे आओ जरा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि, अच्छा अब ये देखो, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ कि जब आपको लॉयल्टी कार्ड मिलता है तो हमें उससे कस्टमर की बाइंग प्रेफरेंस पता चलती है। बाइंग प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि यार कस्टमर क्या लेना पसंद करता है, उसको क्या चीज चाहिए, तो हम लोग उसकी विश को पहले से ही पूरा कर सकते हैं। जो चीज हमें केस में लिख के दी हुई है हम उसी को लिखेंगे, अपनी तरफ से नहीं लेके आएंगे। सही है, तो हम लोग अपनी तरफ से कंज्यूमर की जो नीड है या जो उसकी वांट है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि यार कस्टमर को क्या चाहिए, उस पर जाते हैं अभी। ठीक है, ये बात आपने उसको बता दी। अच्छा, उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि लॉयल्टी में आप डिस्काउंट्स वगैरह भी देते हो। यहाँ पे कहीं पे मैंने पढ़ा था कि आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है। यहाँ पे यार कहाँ लिखा हुआ था। खैर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था कि आप लोगों को डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो आप डिस्काउंट्स की बात करो तो उससे कस्टमर बेस आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, आप प्रमोशंस के लिए यूज कर सकते हो, तो इसके लिए आप जो है वो लॉयल्टी कार्ड जो है वो कस्टमर के, आप कस्टमर की बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ढूंढने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। यानी कि ये तो इफेक्टिवनेस आ गई लॉयल्टी कार्ड की। सही है। अच्छा, अब आ जाए ड्रॉबैक्स के ऊपर। बेटा ड्रॉबैक के अंदर सबसे पहली बात जो आपने लिखनी है ना वो क्या है कि यार प्राइस जो होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यार डोमिनोज भी है, आपके पास वो 14 स्ट्रीट भी है, ब्रॉडवे भी है, और ये टुच्चे टुच्चे जो गली मोहल्लों में खुले हुए पिज्जे वाले ये भी हैं। अब ये जो गली मोहल्लों में खुले हुए इनकी प्राइस एज कम्पेयर टू डोमिनोज वगैरह बहुत कम होगी, लेकिन क्या आप उससे खाना पसंद करोगे? क्योंकि उनका टेस्ट ही नहीं होता, रबड़ जैसी चीज होती है ऊपर, तो आप क्यों खाओगे उसको? तो प्राइस इज नॉट ऑलवेज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमिन द चॉइस। पहली बात तो आपके पास ये आ गई। ठीक है। अच्छा, फिर उसने बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, याद करें। हैबिट, रैशनैलिटी यहाँ पे नहीं होती। कंज्यूमर जो है वो इम्प्रेसाइज होता है, वो दूसरी चीजों की तरफ जा सकता है। इमोशनल अटैचमेंट होती है प्रोडक्ट के साथ, ये बात आप उसको बता दो। समझ में आई है बात? तो अब आपने देना है एंड में कंक्लूजन। कंक्लूजन का 1 मार्क है। तो मैं तो ये बोलूंगा आपकी जगह अगर मैं होता कि यार ओवरऑल तो देखो बेनिफिशियल है। ओवरऑल जो आपके पास वो है ना बेनिफिशियल है कि आपको ग्रोथ मिल रही होती है, आपको जो है कस्टमर की वांट और नीड के बारे में पता चल रहा होता है, तो ओवरऑल जो कस्टमर लॉयल्टी कार्ड्स है वो बेनिफिशियल है आपके लिए। क्लियर है? चले जी आगे आए। Assess how the idea of rationality is used in the indifference curve theory of consumer behavior। बोलता है कि रैशनैलिटी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में किस तरीके से यूज होती है, ये आपके पास 7 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब सुने जरा। सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है, रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु एम्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेज। ठीक है, डिफाइंड रैशनल कंज्यूमर। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने उसको बताना है कि यार हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। अब यहाँ पे आप इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे। इंडिफरेंस कर्व को आपने यहाँ पे ड्रॉ किया और आपने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आपने उसको जी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसको आपने लिंक किया। अब आपने उसके बारे में बताया कि इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दैट यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गिवन द कंजम्पशन बंडल इज डिफरेंट, और ये वो, एंड वी शुड कंसिडर अदर वेज टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। फाइनल लाइन, हाँ वो तो खैर पार्ट सी का है ना, अभी पार्ट डी के ऊपर आए हुए हैं हम तो। अच्छा, फिर आपने उसको बताना है कि यार आपके पास किस तरह का कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। फिर उसने बोला कि यार रैशनैलिटी किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को लिंक करती है, तो जो आपको मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड में बताया हुआ है रैशनल कंज्यूमर के बारे में, आपको मैंने बताया हुआ है कि वो दो गुड्स की बात कर रहा होता है, इंडिफरेंस कर्व बताया हुआ है, बजट लाइन के बारे में बताया हुआ होता है, कैलकुलेशन के बारे में बताया हुआ है, स्लो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया हुआ है, MRS MUX ओवर MUY, उसकी आपने बात करनी है। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे उसको लिंक करने में कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप इन दी एंड एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? आप एंडिंग स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि यार देखो मेरे भाई, बात ये है कि आपने केस में क्या लिख के दिया हुआ है। अब ये तो इररेशनल कंज्यूमर की बात है ना, जब आप इररेशनैलिटी की तरफ चले जाते हो तो यहाँ पे इस केस रिलेटेड रैशनल कंज्यूमर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं। समझ में आ गई ये बात?
अब आ जाएं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी आपसे क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आप लोगों को इसकी मार्किंग का क्राइटेरिया बताया हुआ है कि किस तरीके से होता है, AO1 AO2 AO3 के हिसाब से। मैंने आपको बताया हुआ है कि AO1 के अंदर जो है वो आपको क्या कहते हैं, कितने मार्क्स मिलते थे AO1 के अंदर, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। AO1 और AO2 मिला के आपको 14 मार्क्स मिलेंगे और 6 मार्क का सिर्फ एवेल्युएशन है, AO3 जो आपके पास होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम असेस द व्यू दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली टू करेक्ट मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। अब क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज कर रहा है ना, हाँ शायद ऐसी 4-5 मार्क्स थे नॉलेज के AO1 के, फिर रिमेनिंग मार्क्स 14 में से थे 9 मार्क्स जो थे वो AO2 के थे। लेकिन सिर्फ किसका पूछा हुआ है भाई, तो फजूल लंबी मत कीजिएगा, हर चीज बताने मत बैठ जाइएगा। अब यहाँ पे जरा इसकी MS सुने, जो मैंने आपको पहले MS बनाई हुई है ना, बताई है, पूरी वही है, बस उसमें से इस बार हम लोग चीजें डिडक्ट करेंगे। कैसे डिडक्ट करेंगे, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन करेंगे एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर। के जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम आउटपुट आपने बनाना है मिनिमम रिसोर्सेज से। आपने बताना है कि जी एफिशिएंसी दो तरह की होती है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव क्या होती है, एलोकेटिव क्या होती है, पूरा एक्सप्लेन किया, सही है। और उसके साथ साथ आपने डायग्राम कौन कौन सी बनानी है, आपने एक डायग्राम बनानी है MSB इज ग्रेटर देन MSC वाली, जहां पे आपके पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी शो हो रहा होगा, ठीक है। और इसी को आप लिंक करेंगे PPC के साथ, तो बेहतर है कि दोनों को एक साथ ही ऊपर नीचे बनाओ और इसको लिंक कर दो। ये कहानी आपकी आ गई। अब आप जाएंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, आप एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को। अच्छा, अब जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को आप लोग लिंक कर रहे हो, तो इसको आप फर्दर लिंक कर दोगे मेरिट गुड के साथ। यार पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती क्यों है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ मेरिट गुड। मेरिट गुड क्यों आपका ओवर कंज्यूम हो रहा, सॉरी अंडर कंज्यूम हो रहा होता है, अंडर प्रोड्यूस, अंडर एलोकेटेड हो रहा होता है, इसकी वजह से बेनिफिट टू द सोसाइटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू द सोसाइटी, तो अपने पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग ये वाली डायग्राम बनाओगे, इधर प्राइस आ गई, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, ये आ गया आपके पास MSC इज इक्वल्स टू MPC, ये आ गया आपका MSB, ठीक है, और ये आपका आ गया MPB। तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है कि आपके पास ये देखो, ये पोर्शन जो है ये वेलफेयर लॉस का जा रहा है, ठीक है, ये वाली डायग्राम आपने बनानी है इसके अंदर। अब बोलता है गवर्नमेंट किस किस तरह इंटरवीन कर सकती है, जो सारे तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, 3 तरीके बताए हुए थे। उन 3 में से आपके पास पहला कौन सा है जी, सब्सिडी, दूसरा एडवर्टाइजिंग, तीसरा डायरेक्ट प्रोविजन। आप चाहो तो मैक्सिमम प्राइस के बारे में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास अब कितनी डायग्राम्स आ गई, एक डायग्राम आपकी ये वाली कंप्लीट आ गई, ठीक है, एक डायग्राम आपके पास ये वाली आ गई, एक डायग्राम इसकी आ गई, एक डायग्राम इसकी आ गई, टोटल आपके पास 4 डायग्राम्स आ गए। अब उसने क्या पूछा था कि यार क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, यस बिल्कुल जरूरी है भाई। कंक्लूजन जो मैंने आप लोगों को 500 बारी लिखवाया हुआ है, यस। किसके साथ लिंक करोगे आप, नैश थ्योरी के साथ, ठीक है, आप इसके साथ लिंक कर रहे होंगे। अच्छा, और जो है वो आप फर्दर लिंक करोगे जी एफिशिएंसी वगैरह के साथ, मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ, कि गवर्नमेंट जो है। अच्छा, अब जब लिख रहे हो तो इन दोनों के ड्रॉबैक भी लिख देना कि यार ये दोनों वैसे तो ओवरऑल जरूरी है, लेकिन उस देखो ना, अब उसने ये नहीं पूछा, एक बात सुनना, क्वेश्चन में देखें उसने क्या पूछा, उसने पूछा क्या जरूरी है या नहीं, उसने ये नहीं पूछा कि विच इज द बेस्ट। तो आप बोलेंगे यस, आपने तीनों के यहाँ पे ड्रॉबैक्स दें, ओ सॉरी बेनिफिट्स दें, ऐसे बेनिफिट्स के जो आपके ऊपर रिपीट ना हो रहे। आप सब्सिडी के बारे में फर्दर बताओ, आप डायरेक्ट प्रोविजन के बारे में बताओ, आप एडवर्टाइजिंग के बारे में एक आध बात और बता दो, नश थियरी के बारे में। तो उसने आपसे ये नहीं पूछा कि बेस्ट है या नहीं, उसने आपसे ये पूछा कि क्या गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ में आई है बात। फिर आप कंक्लूजन में ये भी बोल सकते हो कि यार देयर आर फर्दर पॉलिसीज एक्स वेल, जिसके अंदर आप मैक्सिमम प्राइस की आप बात कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आपसे भी आप लोग लिंक कर देना।
तो ओवरऑल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट इनएफिशिएंसीज इन द इकोनॉमी। समझ में आई है बात? क्लियर है? बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन विद, अच्छा ये इतना तेज है एग्जामिनर, इसने स्पेसिमेन बनाया ना, इसने सारे हल्के हल्के सवाल डाल दिए इसके अंदर। With the help of a diagram, assess whether imperfect labor market will always lead to a lower wages and higher unemployment। बोलता है कि अगर हमारे पास इम्परफेक्ट लेबर मार्केट चलता है तो क्या उसकी वजह से हमेशा वेजेस कम होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये पूरा लेबर मार्केट है, पूरा लेबर मार्केट है, जो मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाया है पूरा छप जाएगा इधर, कोई उसके अंदर से आपने चीजें नहीं छोड़नी है। सबसे पहले आप परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन प्लस डायग्राम, ठीक है। आपने उसको लिंक स्टार्ट किया, आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, बताया जी प्रॉफिट मैक्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको आपने लिंक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाली पूरी कहानी आपने उसको बता दी। अच्छा फिर आप लोग बताएंगे जी परफेक्ट कंपटीशन में सब लोग वेज टेकर होते हैं, कोई वेज मेकर नहीं होता, हमारे पास जी डिमांड सप्लाई फिक्स चल रही होती है, और जी हमारे पास जी हम तो बड़े परेशान होते हैं, सेम स्किल्स हर बंदे को सेम पैसा मिल रहा होता है। ये तो पूरा आ गया नॉलेज का, ऊपर का परफेक्ट कंपटीशन का। अब आप शिफ्ट करेंगे इम्परफेक्ट पे, जहां पे आप तीन बातें बताएंगे, क्या चीज, मोनोप्सनी, ट्रेड यूनियन, और लास्ट आप क्या बताएंगे, बायलैटरल मोनोपोली। वही वाला केस जो मैंने आपको बताया हुआ है, मोनोप्सनी के अंदर हमारे पास MCL इज इक्वल्स टू MRP चल रहा होता है, वेजेस काफी कम होती है, ट्रेड यूनियन की अब्बू होती है, वो आती है मिनिमम वेजेस बढ़ा दो, तो अगर मोनोप्सनी की पावर ज्यादा है तो इधर लगेगी, ट्रेड यूनियन की पावर ज्यादा है तो ऊपर लगेगी। लेकिन इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है कि सेंटर में लगाओ, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और जहाँ पे आपके पास वो भी बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, वेज रेट भी आपके पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा आपने आप यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह सारी बना दी, मिनिमम वेज की डायग्राम बना दी, मोनोप्सनी वगैरह की डायग्राम बना दी, बेटा पूरा चैप्टर छप जाएगा यहाँ पे। सही है, अब आ जाए कंक्लूजन के ऊपर। तो टोटल आपके पास कितनी डायग्राम्स आ रही हैं, एक तो आपके पास आ गई ये वाली, एक आ गई ये वाली, दो, तीन, चार, और एक आप सीधी सी ये वाली बना दोगे मिनिमम वेज अबव द इक्विलिब्रियम वाली। सही है, तो टोटल 5 डायग्राम्स आपके पास। अब सुने जरा क्या बोलता है, बोलता है कि यार एक बात बताओ कि अगर आपके पास इम्परफेक्ट लेबर मार्केट चल रहा है तो क्या इसकी वजह से हमेशा वेजेस कम होती है या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। आप बोलेंगे नॉट नेसेसरली, डिपेंड करता है कि हमारा जो लेबर है वो लेबर भी कैसा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज डिफरेंशियल्स। और किसके साथ मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ इकोनॉमिक रेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग के साथ। बेटा एक बात बताओ ना, अगर मेरा लेबर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरा लेबर बहुत ज्यादा स्किल्ड है, वो जी बहुत ताकतवर बंदा है और बड़ा समझदार आदमी है, तो मैं तो चाहूंगा कि वो मेरे पास आके जॉब करे। तो जाहिर सी बात है मेरे पास तो उसकी सप्लाई इलास्टिक हो गई ना, मैं तो उसको ज्यादा पैसा पे करूंगा। सही है, तो उधर इकोनॉमिक रेंट ज्यादा होगा, ट्रांसफर अर्निंग कम होगा। सर मोनोप्सनी क्यों नहीं ऑपरेट करेगा इकोनॉमिस्ट के पॉइंट पे, बिकॉज इट्स नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ऑफ, जी बिल्कुल। और उसकी दूसरा रीजन ये है कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा होता है, तो ये बात भी याद रखो कि हमारा MRP फॉल हो रहा होता है, तो वो कभी भी यहाँ पे ऑपरेट नहीं करे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, आपने मिनिमम वेजेस इंपोज करने के ड्रॉबैक्स बता दिए कि डिमांड अपने पास कम हो जाएगी, सप्लाई अपने पास बढ़ जाएगी। मिनिमम वेज के ड्रॉबैक कि अपने पास डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये भी आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यार एक तो आज इंटरनेट का बड़ा मसला आ रहा है। सही है, तो ये आपने उसको लिंक कर दिया, आपने उसको बायलैटरल के कुछ ड्रॉबैक्स बता दिए, आपने गवर्नमेंट का बता दिया उसको करना ही पड़ेगा भले कुछ भी हो जाए। तो भाई ये आपने चीजें बता देनी है, और हमारे पास आपने इस तरीके से इसको लिंक करना है। क्लियर है?
तो इन दी एंड आपने ये बताना कि यार इट नॉट और नॉट नेसेसरली, जो मैंने आपको बताया था उसी तरह आपने लिंक कर। आगे बढ़ो। क्लियर है जी? बोलो यार, रुका चुप नहीं हुआ करो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है devaluation of a country's currency will reduce a persistent balance of payment deficit on its current account in goods and services in the short run, but this will inevitably lead to high levels of inflation in the long run. Evaluate this statement. यहाँ पे उसने बोला कि devaluation यानी कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है, devaluation जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है, will lead to will reduce sorry persistent balance of payment deficit, यानी कि आपके पास जो आपकी एक्सपोर्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी इंपोर्ट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सही है? ऑन इट्स करंट अकाउंट गुड्स एंड सर्विसेज इन द शॉर्ट रन, बट दिस विल इनएविटेबली लीड टू हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। सही है जी? तो अब जरा सा इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे डीवैल्यूएशन के साथ लिंक हो रहा है। बोलता है कि शॉर्ट रन के अंदर वो डेफिसिट क्रिएट करे, कम कर देगा, यानी कि सरप्लस में जाना स्टार्ट हो जाएगा और लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन ले आएगा। तो अब यहाँ पे है, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब जरा इसको देखें। सबसे पहले तो आपने डिफाइन किया कि डीवैल्यूएशन क्या होती है, आपने बताया एक्सचेंज रेट क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, तो ये तो सारी आपने बातें उसको बता दी सारी पहले शुरू में। ठीक है ना? फिर आप बताएंगे जी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है, एंड व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये आपने पूरे नॉलेज के मार्क्स एक ही बारी में गेन कर लिया, आपने पूरा इसको इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिया और आपने जो है ना सारा केस यहाँ पे बताना उसको स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर आप बढ़ेंगे कि यार डीवैल्यूएशन की वजह से आपके पास क्या अफेक्ट आ रहा होता है। तो जब आप डीवैल्यूएशन की बात करेंगे तो पहले तो आप एक जनरल सा रूल फॉलो करेंगे, एक जनरल सी बात आप बताएंगे कि यार देखो जब डीवैल्यूएशन होती है इसका मतलब है कि अपनी प्राइस लेवल गिर रही है, अपनी वैल्यू गिर रही है। अपनी जब वैल्यू गिरेगी तो उससे हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्राइस कम होगी और इम्पोर्ट प्राइस अपने पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स अपने पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इम्पोर्ट अपने पास कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आपने उसको बता दी। अच्छा, लेकिन फिर आप उसको यहाँ पे बोलेंगे कि यार ये जो डेफिसिट है ना, ये डिपेंड करता है किस चीज पे। याद करो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जे कर्व के नाम से, मार्शल लर्नर कंडीशन। याद करो उसमें जे कर्व बनता था। शॉर्ट रन में डिमांड इन इलास्टिक थी, लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक थी। तो शॉर्ट रन में आप फर्दर डेफिसिट में जाते थे, लॉन्ग रन में आप सरप्लस में जाना स्टार्ट करते थे। याद करें, ये चीज आपने बतानी है उसको। इसके बाद लिंक करेंगे। तो आपने जे कर्व बताया प्लस आपने उसकी डायग्राम बता दी और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्शल लर्नर कंडीशन। ठीक है जी, अब ये आपके पास आ गई पूरी कहानी डीवैल्यूएशन वाली। अच्छा, अब उसने बोला कि लॉन्ग रन के अंदर दिस डीवैल्यूएशन विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। सही है, आइएगा जरा बेटा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जरा फॉर्मूला बताएं उसको। फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही होता है ना फॉर्मूला। आपके पास एक्स बढ़ेगा और इम्पोर्ट कम होगा लॉन्ग रन के अंदर, तो लॉजिकल सी बात है भाई आपका एग्रीगेट डिमांड भी तो बढ़ेगा ना। जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो दिस विल लीड टू क्या? दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे डायग्राम बनाओ, दो डायग्राम्स आपकी बनेंगी यहाँ पे। एक आपके पास आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने वाली और एक आपके पास आएगी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ने वाली। अब उसको फर्दर लिंक करो कि यार एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जब आपके पास बढ़ेगा तो उससे आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा और जी आपके पास। तो फिर आपने बीओपी डेफिसिट का क्यों नहीं लिखा पहले? बेटा मैं तो उसका रूल फॉलो कर रहा था ना, जो उसने मुझे क्वेश्चन में बोला पहले तो मैं उसको वो बता रहा था। मैंने लिखा तो है बीओपी डेफिसिट, क्यों नहीं लिखा वो? सही है। अच्छा, आपने बता दिया जी आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आ गया। अच्छा, अब इसके अलावा आप इसको कॉस्ट पुश से किस तरीके से लिंक करेंगे भाई? आप यहाँ पे उसको बोलेंगे कि भाई अगर मेरे पास डीवैल्यूएशन हो रही है, मेरे पास डीवैल्यूएशन हो रही है और क्या कहते हैं मैं बाहर से अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवा रहा हूँ तो भाई मेरे पास इंपोर्ट प्राइस तो बढ़ जाएगी ना। अगर मेरे पास डीवैल्यूएशन हो रही है और मैं बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवा रहा हूँ
तो भाई मेरे पास इंपोर्ट प्राइस तो बढ़ जाएगी। जब मेरे पास इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो उससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो राइज होगी, इससे मेरे पास क्या आना स्टार्ट हो जाएगी, कॉस्ट पुश। यहाँ पे क्या आ रही थी, डिमांड पुल। ठीक है, ये बात आपने उसको बता दी। तो ये इन दी एंड विल लीड टू इन्फ्लेशन। अब सवाल ये है कंक्लूजन में हमारे पास क्या आएगा। कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि क्या यार डिवैल्यूएशन ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। आप बोलेंगे कि यार नॉट नेसेसरली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्शल लर्नर एक तो चल रही होती है, पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ पे बताएंगे इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, कि आपकी जो इकोनॉमी है वो किस पे ऑपरेट कर रही है। क्या हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप है या क्या हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप है। अगर तो मेरे पास डिफ्लेशनरी गैप है तो बढ़ने तो अच्छी बात है, एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। तो आपने बेनिफिट्स बताने ना कि आपके पास बेनिफिट्स आ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन आएगी लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आया ना भाई आपके पास, जो कि एक बड़ा बेनिफिशियल है आपके लिए। पीडी पर डिपेंड करता है, अगर इलास्टिक है तो शॉर्ट रन में बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। आप ये भी इसके साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आप उसको बताएंगे कि यार हमारे पास जो इकोनॉमी है वो पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या चल रही है, हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है। अगर तो हमारे एम्स यहाँ पर डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सपेंशनरी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, तब तो अच्छा है ना, आपके पास ग्रोथ आ रही है। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी डेफिसिट में था तो अच्छा है कि आपका जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है, ताकि इंपोर्ट लोग कम करेंगे, एक्सपोर्ट आपके पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि ये डिपेंड करता है इकोनॉमी पे। प्लस हमारे पास क्वेश्चन में कोई जनरल वो बात नहीं बताई हुई कि हम लोग किधर ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी औकात क्या है। तो अगर हमारे पास औकात के बारे में नहीं बताया हुआ तो आप ये चीज भी अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो कि हमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में नहीं पता। तभी तो मैं जज नहीं कर पा रहा सही तरीके से कि यार क्या हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या ये हमारे लिए हार्मफुल है। समझ में आ गई ये बात। अच्छा बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन जरा दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका माइक खुला हुआ है भाई। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है assess the contribution of FDI, foreign direct investment, to the improvement of the standard of living of low income countries। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका लिंक कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कि यार हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है और हमारे पास किस तरीके से मामला तय हो सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एफडीआई को एक्सप्लेन करना है कि यार हमारे मुल्क में जब मल्टीनेशनल्स आती हैं और हमारे मुल्क में जब इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होती है थ्रू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग एफडीआई कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यार हमारे पास इन्वेस्टमेंट किस किस तरह की आ सकती है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल की फॉर्म में आ सकती है, यानी कि मशीन्स की फॉर्म में। ठीक है, वो फैक्ट्रीज की फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, वो बिल्डिंग्स की फॉर्म में आ सकती है। ये बात आपने उसको बता दी है, सही है। अच्छा, ये तो आपका हो गया एफडीआई का इंट्रोडक्शन। अब आप बताएंगे लो इनकम कंट्रीज के बारे में कि लो इनकम कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं। लो इनकम कंट्रीज के बारे में आपने बता दिया कि उनके बारे में क्या हिसाब किताब चल रहा होता है, कि उनका जीडीपी पर कैपिटा लो होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरा हुआ होता है, क्योंकि उनके पास डिपेंडेंसी रेशो ज्यादा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, डिपेंड्स अपॉन यूजुअली प्राइमरी प्रोडक्ट्स या प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये बात आपने बता दी है, ठीक है। अब उसके अलावा आपने क्या बताना है, लो हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो लिटरेसी रेट, ये सारी बातें आपने, पुअर हाउसिंग कंडीशंस, नो लिटिल एक्सेस टू क्लीन वाटर या लो एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज या वांट्स, सही है, ये बातें आपने उसको बता दी हैं। अच्छा, अब आप उसको बताएंगे कि यार आपके पास एफडीआई से लो इनकम कंट्रीज के ऊपर किस तरह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पे जरा आप फर्दर इसको कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। आप बोलेंगे कि यार जब आपके मुल्क में आती है एफडीआई, यानी कि कैपिटल आ गया या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह आ गई, उससे क्या इंक्रीज होगा, उससे इंक्रीज होगा आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जब आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो आपके मुल्क में क्या आना स्टार्ट होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये बात आप उसको बताओ, प्रॉपरली उसको लिंक करो। जो मैंने मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में यही है बिल्कुल,
जो मैंने मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में आपको चीजें बताई हुई है, मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में बताएंगे फर्दर किस किस तरीके से आपके पास बेनिफिट्स आ रहे होते हैं। उसके अलावा आप बोलेंगे कि यार वर्कफोर्स को ट्रेनिंग मिलती है, जब उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो उससे उनका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, उनकी औकात बढ़ रही होगी, इस चीज को लिंक करो कि उनकी औकात बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, फिर आपने बोलना जी कि वेल्थ क्रिएशन लोगों के पास हो रही होती है, लोगों के पास पैसा आ रहा होता है, गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आ रहा होता है, उस टैक्स रेवेन्यू से फर्दर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सकती है। ये बात आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको लिंक करेंगे, समझ में आई है बात, उसके बारे में आपने बता दिया। अच्छा, कंज्यूमर की गुड्स आपके पास बन रहे होते हैं, हेल्थ केयर का निजाम आपके पास अच्छा हो रहा होता है, और आपके पास स्पेंडिंग वगैरह बहुत बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 लिखी हैं, आपको 5-6 बातें लिख सकते हैं जो मैंने बताई हैं आपको अभी। अच्छा, अब ड्रॉबैक हाउएवर, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला आप बोलेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट के साथ लिंक करेंगे, यानी कि आप इसको लिंक कर रहे होंगे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। बेटा जब हमारे पास मल्टीनेशनल आती है, जमीन तो हमारा यूज करती है, पानी हमारा यूज करती है, लेबर हमारा यूज करती है, तो रिसोर्सेज किसकी जा रही है, हमारी जा रही है। तो रिसोर्सेज डिप्लीट भी किसकी हो रही है, हमारी हो रही है। पोल्यूशन किसके मुल्क में आ रहा है, हमारे मुल्क के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये बात आप उसको बताओ, पोल्यूशन हमारे मुल्क के अंदर आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आप ये कह सकते हो कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो एक वीक गवर्नमेंट है, वो मल्टीनेशनल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, डिपेंडेंट अपॉन एमएनसी। अब देखें कैसे, फॉर एग्जांपल केएफसी है, केएफसी की पता नहीं कोई हजारों ब्रांच हैं पूरे पाकिस्तान में। अब अगर पूरा केएफसी का जो हजारों ब्रांच के मैनेजर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास जाएं और बोले कि बेटा हमारा टैक्स खत्म कर दो वरना हम लोग बंद कर देंगे, तो यार गवर्नमेंट तो मजबूर है ना, गवर्नमेंट मजबूर है। गवर्नमेंट बोले कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इससे बेहतर है टैक्स कम ही कर दो, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो डिपेंडेंट होती है एमएनसी के ऊपर, लोग डिपेंडेंट होते हैं एमएनसी के ऊपर। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है थ्रू एमएनसी। ठीक है, ये बात आपने बता दी। और आपने बताया कि जितना भी आपके पास रेवेन्यू है वो सारा किधर भेजा जाएगा, वो रेवेन्यू विल बी सेंट टू पेरेंट कंट्री। ठीक है, ये बात आपने उसको बता दी। तो यहाँ पे आपके पास जो नोट्स के अंदर भी मैंने लिख के दिया हुआ है कि बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एमएनसीज, फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करके डिविडेंड कमाना सब्सिक्वेंट इफेक्ट। तो बेटा आप किस तरह कमाओगे, वो आपके मुल्क में कर रहे हैं ना, आप थोड़ी कर रहे हो, तो ये बात आपने उसको बता दी। ठीक है। अच्छा, अब आपने उसको बताना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैं अगर होता आपकी जगह पे तो मैं यहाँ पे लिखता कि यार, एक सेकंड, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा होता भाई, मैं यहाँ पे लिख रहा होता कि भाई देयर इज नो क्लियर लिंक बिटवीन एफडीआई एंड जीडीपी। सही है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जीडीपी के बीच में कोई एज सच लिंक नहीं है। अब जिस तरह अहमद ने कहा कि यार हमारे मुल्क में अगर फॉर एग्जाम्पल उसने बैंक में पैसा सेव कर दिया फॉर एग्जाम्पल, वो भी तो एफडीआई है ना भाई। अगर वो हमारे बैंक में पैसा सेव करेगा तो वो भी एफडीआई है। लेकिन क्या उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही। उसने हमारे मुल्क में बॉन्ड परचेज कर लिया, वो भी एफडीआई है। क्या उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है या मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं दोनों साइड्स आपको बता रहा हूँ कि पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो भाई आप बोलेंगे भाई देयर इज नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास क्या, देयर इज अ पॉजिटिव लिंक बिटवीन एफडीआई एंड जीडीपी। सही है। अच्छा, अब अगर आप जा रहे हैं पॉजिटिव साइड के ऊपर, आपने इतने सारे यहाँ पे बेनिफिट्स लिखे हैं, तो बचा लूं, उनको कंक्लूजन में डाल देना। कंक्लूजन में क्या डालेंगे कि यार मल्टीनेशनल अगर हमारे मुल्क में ऑपरेट कर रही है तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना स्टार्ट होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी जो है वो इकोनॉमिक जो करेंसी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आई है बात। आप इस तरीके से भी लिंक कर सकते हो। टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, आप इस चीज से भी लिंक कर सकते हैं। समझ में आई है बात। तो बहुत न्यूमरस आपके पास पॉइंट्स है इसके अंदर। डायग्राम एज सच नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही डायग्राम आप बना सकते हो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज वाली, वरना ओवरऑल डायग्राम का एज सच कोई भी वो नहीं है। समझ में आ गई है बात। फिर आप बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि यार ओवरऑल इंक्रीज तो करेगा, लेकिन कितना करेगा ये भी हमें आइडिया नहीं है, किस हिसाब से करेगा ये भी आइडिया नहीं है, कि हम लोग जीडीपी नॉमिनल निकाल रहे हैं या फिर हम लोग रियल जीडीपी निकाल रहे हैं। तो आप इसके ही बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको एमईडब्ल्यू बताया हुआ है, आपको मैंने जीडीपी पर कैपिटा बताया हुआ है, आपको मैंने जीएनबी बताया हुआ है, आपको एचडीआई बताया हुआ है, तो आप बोलेंगे ये और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है।
तो ये आपका पेपर था स्पेसिमेन वाला, सही है। चलें जी, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज। करेंसी एप्रिसिएशन की वजह से लॉन्ग टर्म में बीओपी डेफिसिट बता सकते हैं? यार बता सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबी हो जाएगी। आप मेन फोकस पे रहो ना, आप एक्सचेंज रेट पे क्यों जा रहे हो? आप तो एफडीआई पे रहो ना, कि एफडीआई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके मुल्क में, आप एक्सचेंज रेट पे क्यों जा रहे हैं? वो तो काफी लंबी कहानी है। सही है, चले जी, अल्लाह हाफिज।